गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो संविधान में सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि संविधान शब्द का आशय क्या है। तो संविधान को अंग्रेजी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूरेट शब्द से बना है। ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अगर हम अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम अगर इसको जानेंगे तब ये समझ में आएगा। इसका मतलब होता है शरीर का ढांचा। शरीर का ढांचा, ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे जो शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है? शरीर का ढांचा। तो अब इसी ढांचे से बना है। तो संविधान का जो आशय होता है हमारे लिए, उसका ये आशय होता है कि संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसका शब्द क्या होता है? इसका होता है राज्य या सरकार का ढांचा। राज्य या सरकार का ढांचा, शाब्दिक जो अर्थ हुआ। अब हम राज्य या सरकार के ढांचा से क्या समझते हैं? जब राज्य या सरकार के ढांचे की हम बात करते हैं तो राज्य के तीन ढांचे आएंगे। इसके ढांचे को हम अंग भी कह सकते हैं। सरकार या राज्य, इसके तीन अंग हैं। तीन अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और उसके अलावा जो आता है एक आपका न्यायपालिका। हमारे संविधान में इन्हीं जो सरकार के ढांचे हैं, सरकार के ढांचे का मतलब जो सरकार के तीन अंग हैं, तीन अंग जो हैं, ये तीन अंग, इन्हीं अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। विधायिका, विधायिका ये बताया जाता है कि जो हमारी विधायिका है यानी कि संसद है, वो इसी संविधान के अनुसार किस तरीके से नियम कानून बनाएगी। और फिर कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका को यह कार्य दिया गया है कि जो ये विधायिका कानून बना रही है, इसी कानून को, ये कानून बना रही है विधायिका, कानून, ये कानून बनाती है, ये क्या करती है? कार्यपालिका इसे लागू करती है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का क्या काम है कि वो देखती है कि जो ये कानून बनाया गया है ये सही है, इस संविधान के अनुकूल है या नहीं है। कार्यपालिका ने लागू किया इस विधायिका को या नहीं किया। तो न्यायपालिका का क्या काम है? जांच करना। जांच, ये जांच करती है। इस तरीके से हम देखते हैं संविधान में जो है इसके तीन अंगों की बात की गई है। जो तीन अंग ये हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि संविधान जो है वो किस प्रकार से आया। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। संविधान पहला जो है कह सकते हैं विकसित, विकसित संविधान। और दूसरा जो संविधान का प्रकार है वो निर्मित। ये विकसित संविधान और एक है आपका निर्मित संविधान। जब हम विकसित संविधान की बात करते हैं तो इसका विकास हुआ है, ना कि निर्माण हुआ है। इस तरीके के अगर देखें तो कहां पे पाया जाता है कि जहां पे विकसित संविधान है, जो विकसित संविधान है वो ब्रिटेन में पाया जाता है, ब्रिटेन। और जो निर्मित इसका उदाहरण है, ठीक है। और जो निर्मित संविधान का उदाहरण अगर हम पाएंगे तो वो कहां पे है? वो अमेरिका में।
एक चीज सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो संविधान का जो हमको देखने को मिल रहा है, संविधान पहली बार अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो कहां पे देखने को मिल रहा है? ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। पहले विकास हुआ, पहले ना कि निर्माण हुआ। जब विकास से हुआ है तो एक प्रश्न यहां पे और बनता है कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है? किस देश को? संविधान की मां किसे कहा जाता है? तो इसी ब्रिटेन को संविधान की जननी, यहां के संविधान को, किसके संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधान की जननी या मां कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहली बार हमको संविधान यहां देखने को मिला है ब्रिटेन में, जो कि निर्मित नहीं बल्कि विकसित है। अगर निर्मित संविधान की हम बात करते हैं तो पहली बार निर्मित संविधान जो है कहां? अमेरिका में देखने को मिला। हम जब अब पूरे संविधान को पढ़ेंगे तो तुलनात्मक दो ही चीज लेके चलेंगे, एक तो ब्रिटेन का या तो उदाहरण लेंगे या तो दोनों कह सकते हैं, दो ध्रुव है, एक उत्तरी तो दूसरी दक्षिणी। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित अमेरिका को फॉलो करेंगे, अगर अमेरिका को नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ के संविधान को तो हम ब्रिटेन के संविधान को फॉलो कर रहे हैं। एक चीज और यहीं पे जान जाइए कि जो विकसित संविधान होता है, ये जो विकसित संविधान है, विकसित है तो इसका मतलब विकास हुआ है, निर्माण नहीं। जब निर्माण नहीं किया गया था इसका मतलब ये क्या होगा? अलिखित होगा। समझ में आ रही बात? ये अगर जब विकसित है तो क्या होगा? अलिखित होगा। और फिर अगर ये निर्मित है तो इसकी क्या कहानी बनेगी? ये अगर निर्मित है तो ये क्या होगा? ये लिखित होगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो संविधान के दो प्रकार इस तरीके से भी मिल जाते हैं। एक संविधान लिखित होता है, अलिखित होता है, और दूसरा संविधान लिखित होता है। फिर अगर हम इसी अब अलिखित की बात करते हैं तो वो भी ब्रिटेन उदाहरण मिल जाता है। जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो लिखित संविधान भी कहां मिल जाता है? प्रथम लिखित संविधान। एक क्वेश्चन अगर बन जाए इस तरीके से, प्रथम लिखित संविधान कहां पे है? तो अमेरिका का। ये यहां से लिख लीजिए, प्रथम लिखित संविधान कहां पे आ जाएगा? प्रथम लिखित संविधान अमेरिका पे। ठीक, अब एक चीज और, जब विकसित है तो वो अलिखित है। जब अलिखित है, लिखा नहीं गया है, तो एक चीज और जानिए बहुत आसानी से, यहां क्या होगा? परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसका मतलब जहां परिवर्तन आसानी से हो, क्या हो जाएगा? नम्य हो जाएगा या लचीला हो जाएगा। नम्य, लचीला संविधान। समझ रहे हैं क्यों इसको हम नम्य कह रहे हैं, क्यों लचीला कह रहे हैं? क्योंकि जब ये लिखा नहीं गया, कोई बात जबानी जब बोली जा रही है, लोग नहीं कहते हैं, कभी कभी देखते होंगे तो कहा जाता है कि नहीं आप हमको लिखित दीजिए, कहीं पे धरना होता है और कुछ होता है तो लिखित क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं ताकि उसमें परिवर्तन की संभावना ना रहे। और अगर जबानी कहें तो आज कहें कल कह देंगे, हम तो कहे ही नहीं, तो इसलिए इसमें परिवर्तन के चांस ज्यादा होते हैं, लचीलापन ज्यादा होता है, ये काफी नम्य होता है। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील क्या होता है? इसमें परिवर्तन आसानी से होते हैं। जब नम्य है, लचीला है तो परिवर्तन आसान। इस तरीके के उदाहरण कहां पे मिलेंगे? जहां पे विकसित संविधान होगा। विकसित संविधान कहां पे है? ब्रिटेन में है। तो कह सकते हैं इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण ब्रिटेन है। अब इसी के सापेक्ष हम इधर चले तो यहां पे जब चलते हैं तो यहां क्या होता है? यहां पे देखिए निर्मित है, जब लिखित है तो निश्चित है कि इसमें परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कठोर कह सकते हैं। कठोर संविधान यहां पे होगा, एक कठोर संविधान होता है। और जब कठोर होगा तो ये क्या होगा? इसमें जटिलता से परिवर्तन होगी। से परिवर्तन। ठीक, अब हम भारत का, चूंकि हमको भारत का संविधान पढ़ना है तो हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की क्या स्थिति है?
भारत देखिए इन्हीं दोनों के बीच में है। क्यों बीच में है? भारत का संविधान ना तो कठोर है ना तो नम्य है, बल्कि क्या है, दोनों के बीच अद्भुत समन्वय लिए हुआ है। दोनों के बीच अद्भुत समन्वय का मतलब भारत की संविधान की जब बात हम करते हैं तो वो कठोर और नम्य दोनों के बीच का है। ये मतलब इसकी खास विशेषता क्या है? हम भारत की जब संविधान की बात करते हैं तो क्या है? नम्य, नम्य दिखाई दे रहा है, नम्य, या हम कह सकते हैं लचीला, लचीला और कठोर का समन्वय। ठीक, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? आइए देख लेते हैं। लचीले और कठोर के मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए कि भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का अद्भुत, छोटा हो रहा है ना, कठोर अद्भुत, कठोर, ये जो है हम कह सकते हैं भारत का संविधान जो कठोर और लचीले संविधान का अद्भुत समन्वय है। क्यों कह रहे हैं अद्भुत समन्वय है? हमारे संविधान में अनुच्छेद, ये बार बार पूछा जाता है, 368, अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किसमें? अनुच्छेद 368 में। इस 368 अनुच्छेद में क्या किया गया है कि साधारण संशोधन की भी बात की गई है और इसमें क्या है? विशेष प्रकार के संशोधन। बात की गई है। अब देखिए साधारण संशोधन क्या होता है? जब हम जो भी संसद में उपस्थित सदस्य हैं उनका 50 प्लस बहुमत, जब 50 प्लस बहुमत से कोई हम संशोधन करते हैं, बहुमत 50 प्लस बहुमत, जब 50 प्लस बहुमत से संशोधन करते हैं तो इसे साधारण संशोधन हम कहते हैं। और जब यहां पे 2/3 बहुमत, कभी कभी क्या होता है, आधे से 1/2 राज्यों का अनुसमर्थन, इसकी जरूरत पड़ती है। जब इस तरीके की चीजों की हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या कहते हैं कि ये कठोर हो गया। तो देखिए दो चीजें हैं यहां पे, इसीलिए इसे अद्भुत समन्वय कहा जा रहा है।
ना तो ये अधिक कठोर है ना तो अधिक नम्य है। जहां हमको नम्यता की जरूरत होती है वहां साधारण बहुमत से उपस्थित सदस्यों के आधे संख्या से ही हम क्या करते हैं, संशोधन कर लेते हैं। लेकिन जहां पर मौलिक ढांचा का मतलब यह होता है कि जो संविधान की मूल आत्मा है, जो संविधान बनाया गया, जिस उद्देश्य से बनाया गया, अगर हमको उस उद्देश्य को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक लाया जा रहा है जिससे कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगा, उसके स्वरूप परिवर्तित हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उस स्वरूप की स्थिति में उसमें परिवर्तन करने के लिए ऐसे काम चलाओ परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, 2/3 बहुमत, जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य की हमको बहुमत की आवश्यकता होती है। और अगर अधिक महत्वपूर्ण है तो आधे से अधिक राज्यों के भी समर्थन की जरूरत होती है। इस तरीके से हमारे यहां क्या किया गया, एक तरीके से जटिलता तरीके से, काफी कठोर तरीके से परिवर्तन की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं व्यवस्था को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं कि कहा गया है कि हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है, कठोर और लचीले दोनों के क्या कर रहा है, दोनों के मध्य में स्थित है। क्लियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट भी है इसी तरीके से। हम भारत के संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि उसमें आसानी से परिवर्तन ना हो सके, अगर जरूरत पड़े तो हम परिवर्तन ना कर सके, पर इतना लचीला भी नहीं बनाना चाहते कि जब चाहे तब परिवर्तन करते रहें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, जब हम लोग यहां देख लिए तो 2-3 चीज यहां हम लोगों से क्लियर हुई। पहला, संविधान कहां पे बना, ब्रिटेन में। दूसरा, पहला विकसित संविधान, शुरुआतें हो रही ब्रिटेन से, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जा रहा है कि जो है संविधान की मां कहा जा रहा है, विश्व के संविधान की मां या जननी कहा जा रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं लिखित संविधान की बात आती है तो लिखित संविधान कहां से शुरू हो रहा है, अमेरिका से शुरू हो रहा है। अमेरिका से लिखित संविधान की शुरुआत हो रही है। ठीक, एक चीज और, भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान की क्या खास बात है, एक तो हमने देखा कि कठोर और लचीले के मध्य समन्वय है, जबकि अमेरिका के कठोर, ब्रिटेन का लचीला। लेकिन एक चीज और यहां पे हमको मिलती है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये कहां का है, भारत का है। क्यों लिखित हम कह रहे हैं, इसमें अगर देखें तो 22 भाग और अनुच्छेदों की बात करें तो कितने अनुच्छेद हैं, 300। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में इतने हैं, तो इसलिए बड़ा लिखित। लेकिन अगर एक चीज और जान जाइए कि भारत का कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो उसके किसके, मतलब किसने हस्तलिखित किया था, किसने इसको लिखा था, तो ये चीज आता है प्रेम बिहारी, जो है श्री प्रेम बिहारी नारायण, ये लिखने वाले इस संविधान को जो लिखित की जब हम बात कर रहे हैं, लेखक कौन है, श्री प्रेम बिहारी नारायण। श्री प्रेम बिहारी नारायण, और इनकी जो उपाधि है वो क्या है, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया, इस संविधान के अपने हाथों से लिखा है, नीब के द्वारा लिखा है। लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 395 से 400 नीब करीब इन्होंने खर्च की थी उसमें लिखने में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज और, इन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया था, लिखने के लिए पूछा गया कितना आपको चाहिए, क्या दिया जाए, तो इन्होंने एक चीज इन्होंने किया, हर पेज पे क्या किया, अपना नाम लिखा है। आखिरी पेज पे अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखा है। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कभी कभी, चित्र किसने बनाया है, चित्रकार कौन थे। इसके हर भाग पे 22 भाग हैं तो 22 चित्र बनाए गए हैं, हर भाग पे, प्रत्येक भाग पे 22 चित्र बने हैं, प्रत्येक भाग पर। तो चित्रकार कौन थे,
इसके जो चित्रकार हैं नंदलाल बोस, कौन है? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जो है इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस। ये नंदलाल बोस जो है पश्चिम बंगाल में एक वो था, क्या नाम है, शांति निकेतन, वहीं पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, इनसे मुलाकात होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इन्हें संविधान सजाने का क्या करते हैं, कह सकते हैं संविधान सजाने के लिए जो है इनसे मुलाकात कर इनको सौंपते हैं। और इन्होंने क्या किया, 22 भाग है, 22 भागों के हर पेज पे इन्होंने चित्रकारिता की है। जो शुरुआत होती चित्र बनाने की, सारनाथ का शीर्ष स्तंभ जो है उस पे क्या है कि बाघ का चित्र बना हुआ है, शेर का, उसी शेर के चित्र को कवर पेज पे इन्होंने अंकित किया। और जो प्रस्तावना बनाई गई है, प्रस्तावना के चारों तरफ पीले रंग का क्या किया है इन्होंने, पीले रंग के बॉर्डर बना के डिजाइन किया प्रस्तावना के। प्रस्तावना हमारी क्या, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसको हम फिर पढ़ाएंगे तो बताएंगे इस तरीके से क्या इसका सिस्टम है। तो इन्होंने, और इसके लिए इन्हें जो है 21,000 रुपये दिए गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह चित्रकारिता किसने की थी, बस बाकी तो समय भी। संविधान के बारे में हम लोग इतना जान गए। एक चीज और जान लेते हैं कि संविधान को राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है। राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था। इसमें देखिए दो शब्द है, राज है और धन व्यवस्था है। तो सीधी सी बात, राज्य के लिए जिसमें व्यवस्था की गई वही राज्य व्यवस्था है। तो राज्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है, राज्य व्यवस्था है, सॉरी राज्य व्यवस्था नहीं, राज्य व्यवस्था होगा। राज्य व्यवस्था जो है, राज्य व्यवस्था, तो राज्य धन व्यवस्था हो जाएगा इसमें। तो राज्य के लिए जो व्यवस्था की गई, तो राज्य के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, राज्य के लिए वही, इसके 3 अंग हैं, तीनों अंगों के किस तरीके से काम करेंगे। 3 अंग कौन कौन से हैं, 3 अंग जो हैं, बार बार हम इसका चर्चा करें ताकि आपको याद हो जाए। 3 अंग क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग, विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है उसका संचालन करना, और न्यायपालिका का काम क्या है कि इसको जो है जांच करना कि किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। एक चीज और जानिए कि जो संविधान है वो संविधान का आम जनता पे संविधान नहीं लागू होता, मतलब उसका सीधे नियम लागू नहीं होता है। जो संविधान है वो क्या करता है, संविधान को ध्यान में रख के विधायिका क्या करती है, विधायिका इसी संविधान से शक्ति लेके कानून बनाती है, और इसी कानून का प्रयोग जनता पर कौन करता है, कार्यपालिका करती है। और इन्हीं को ध्यान में रख के क्या करता है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या करती, इसी को चेक करती है, विधायिका सही कानून बनाई कि नहीं, कार्यपालिका सही से लागू की कि नहीं, क्या यह संविधान सम्मत है कि ना है, यही जो है किया जाता है। तो एक तरीके से जनता जो है सीधे संविधान से शासित नहीं होती, बल्कि क्या किया जाता है कि विधायिका जो संविधान को ध्यान में रख के कानून बनाती है, उसी कानून के द्वारा क्या होता है, जनता के ऊपर शासन किया जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि यहां तक तो हम लोगों का संविधान हो ही गया है। बाकी हम आगे संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, अगले चैप्टर में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।